हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे। आज हम वेक्टर का आखिरी लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। वेक्टर का आखिरी लेक्चर। क्रॉस प्रोडक्ट के केवल 2-3 पॉइंट बाकी हैं। 1-2 सवाल मुझे कराने हैं आपको और ये वेक्टर यहां पर खत्म हो जाएगा। साथ में डीपीवीज आपको मिल रही हैं, विद सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं। पर हमेशा यही कहता हूं कि पहले आप ट्राई कीजिए, सॉल्यूशंस बाद में देखिए। फिर आपको असाइनमेंट मिला हुआ है बच्चों, जिसको आप बुकलेट कहते हैं, मॉड्यूल कह लो, शीट कह लो, जो आप कहते हैं यहां, उसके क्वेश्चंस आप लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अपन ने अब तक क्रॉस प्रोडक्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से उनमें 3 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। पहले पॉइंट के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, पर दोनों वेक्टर के एडिशन का जो रिजल्टेंट होता है वो प्लेन में ही होता है। सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट भी प्लेन में ही होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर था, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर था, दोनों वेक्टर के एडिशन के भी परपेंडिकुलर है और दोनों वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के भी परपेंडिकुलर है। इसीलिए उस क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 लिखा गया था, वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 लिखा गया था, क्रॉस प्रोडक्ट का एडिशन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 लिखा गया था और क्रॉस प्रोडक्ट का सब्ट्रैक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 लिखा गया था। यह तो हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर समझाया था बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, वहां देखा हमने कि सेम यूनिट वेक्टर्स जब होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा नल वेक्टर होता है, पर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 आता है। यानी आई कैप क्रॉस आई कैप नल वेक्टर, पर मॉड ऑफ आई कैप क्रॉस आई कैप 0 के बराबर। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप वो भी 0। पर जब हम दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक में है तो थर्ड वाला यूनिट वेक्टर हमारा आंसर आता था आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई कैप जे कैप के बराबर। पर यह भी कहा था कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज में हो तो वही माइनस में मिल जाता है, डायरेक्शन पलट जाती है। तो यहां से एक बात और समझ में आई यार बच्चों अपने को, कि मैंने कहा कि अगर मैं आई क्रॉस जे कैप कर रहा हूं तो आपको मिल रहा है के कैप, बट जब मैं जे क्रॉस आई कैप कर रहा हूं तो हमारा आंसर आ रहा माइनस के कैप। तो इस वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर मिला और इनके क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर मिला। क्या ये दोनों सेम वेक्टर हैं? नहीं ना। इसका मतलब हुआ देयरफॉर कि आई कैप क्रॉस जे कैप इज नॉट इक्वल्स टू जे कैप क्रॉस आई कैप। यही हुआ ना इसका मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स do not follows the commutative property. commutative property याद करो, भूल गए यार, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, याद है? एडिशन तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था पर सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा था। ठीक ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। पर अगर मुझे इक्वल बनाना हो तो इसकी डायरेक्शन को पलटना पड़ेगा। जैसे माइनस के कैप को प्लस के कैप बनाते, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर मुझे इसको इक्वल करना है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो। अब ये इक्वल हो गया बच्चों, अब इक्वल हो गया। पर हां,
क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, वो कभी भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि जो फर्स्ट मेथड आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने का मैंने सिखाया था, मैंने कहा था अगर गलती से आई क्रॉस जे की जगह पर जे क्रॉस आई कर दोगे तो माइनस के क्या आंसर मिल जाएगा। इसलिए ऑर्डर का वहां पर ध्यान रखना जरूरी था, इसलिए वो खतरनाक मेथड था। इसकी जगह पर हमने फिर डिटरमिनेंट मेथड को सीखा, उसकी जगह पर हमने डिटरमिनेंट मेथड को सीखा था। तो उसी के साथ लगे हाथ मैंने ये इंपॉर्टेंट बात और बता दी, तो इसको आप इंपॉर्टेंट नोट लगाकर लिख लीजिएगा यार बच्चों। क्या नोट लिखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ भी लिख सकते हो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल गई। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4 पर बच्चों। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए बच्चों पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट से आपको एक सवाल मिलता है और वो सवाल करने में बहुत सहूलियत रहेगी। ध्यान से देखिएगा। मैं अगर ये कहूं यार बच्चों कि क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट when both vectors are perpendicular to each other। तो सर क्यों? तो यार आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पता है ना यार बच्चों। ए बी साइन थीटा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो फिक्स ही होगा ना भाई, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा। सब कुछ खेल इस थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो ये मैक्सिमम तभी बनेगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है बच्चों, जो 90 डिग्री पर आती है। इसलिए मैंने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट व्हेन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी अगर यहां पर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देता हूं तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो मिलेगा बच्चों वो मैक्सिमम मिलेगा, और कितना मिलेगा, ए बी के बराबर मिलेगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो चुकी है। पर अगर मैं कहूं कि मुझे मिनिमम निकालना हो, मिनिमम, तो साइन की वैल्यू मिनिमम कर दो। साइन की वैल्यू मिनिमम क्या होती है, 0, और 0 कब होगी, थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी। या साइन की वैल्यू 0 और कहां आ सकती है, 180 पर भी आ सकती है। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब हुआ कि दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, उसको मैं लिख देता हूं। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल का साइन एंटी पैरेलल का साइन ध्यान रखना, ठीक है। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, then magnitude of their cross product should be minimum। should be minimum।
दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे, मतलब कि पैरेलल का मतलब होता है थीटा की वैल्यू का 0 डिग्री होना या थीटा की वैल्यू का 180 होना एंटी पैरेलल को शो करता है। तो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, क्योंकि मालूम है कि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मिनिमम जब होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। और सवाल बनता है यहां पर कैसे? सवाल देखिएगा आप, ठीक है, समझना ध्यान से। मान लो आपको ऐसे दे दिया गया क्वेश्चन, गिवन दैट, आपको दे दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, मान लो ऐसे दे दिया मैंने। एंड बी वेक्टर आपको दे दिया गया 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। देन बोथ वेक्टर्स आर, ऑप्शन दे रहा हूं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, वन 180 डिग्री टू ईच अदर या 60 डिग्री टू ईच अदर, ऐसा कुछ भी आपको दे दिया। या ये भी कह सकता हूं द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर शुड बी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, या ऐसे कुछ भी आपको मतलब ऑप्शन बनाकर मैं दे सकता हूं। पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आता है कि जैसे दो वेक्टर दे दिया, बोलता है कि भैया पैरेलल है कि नहीं है ये बताओ, या पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, ऐसे आपसे पूछ लिया जाए, तो परपेंडिकुलर का मतलब तो होता है बच्चों, या सवाल ये भी बना सकता हूं मैं, विच ऑप्शन शोज दी पैरेलल वेक्टर्स, विच ऑप्शन शोज दी पैरेलल वेक्टर्स। और हर ऑप्शन के अंदर दो दो वेक्टर आपको दे दिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर। अब आपको 4 ऑप्शन मिल गए, तो पैरेलल ही शो करना है। आपको कंडीशन ही आपके पास आ गई कि पैरेलल शो करो। अब हमें मालूम है परपेंडिकुलर होता तो डॉट प्रोडक्ट देख लेते, 0 जिसका आ रहा होता वो हमारा आंसर होता। पर पैरेलल में तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 आना चाहिए, यानी क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आना चाहिए। तब हर ऑप्शन में क्रॉस प्रोडक्ट कर करके देखो, हर ऑप्शन में क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो, जिसका 0 आए वो हमारा आंसर। मान लो अब आपने पहले ऑप्शन का क्रॉस प्रोडक्ट किया, वही डिटरमिनेंट मेथड। तो ये तो मानते हो ना यार कम से कम कि एक बार डिटरमिनेंट करने पर आपको 1 मिनट का समय तो कम से कम लगना ही लगना है। कुछ भी कर लो आप, मैं भी करूंगा तो मुझे भी 1 मिनट का समय लगेगा यार। मान लो पहला किया आपने ऑप्शन क्रॉस प्रोडक्ट आपने किया, डिटरमिनेंट मेथड लगाया और 0 नहीं आया भाई हमारा आंसर। अब क्या करें? सेकंड को चेक करोगे आप, फिर सेकंड में डिटरमिनेंट तैयार करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, 0 नहीं आया भैया, मर गए, 2 मिनट तो गए हमारे। फिर तीसरे को करके देखोगे, तीसरे को करके देखा आपने, डिटरमिनेंट बनाया, क्रॉस प्रोडक्ट लगाकर डिटरमिनेंट का आंसर निकाला, 0 नहीं आया, 3 मिनट गए हमारे। फिर चौथों के करके देखोगे, पागल हो जो करके देखोगे। अबे जब 3 के नहीं आए तो चौथा ही आंसर होगा ना। तो कम से कम 3 मिनट तो आपको सवाल में लगेंगे ही लगेंगे। वो आपकी किस्मत है कि पहला ही आंसर आपका आ गया, वो अलग बात है। पर मैं तो मान के चल रहा हूं चौथे में दे रखा, तो आप पहले से चेक करते हुए आ रहे हो, तो आपके 3 मिनट गए। और ऐसे अगर मान लो 10-12 सवाल आ गए तो फिजिक्स का टाइम तो गया आपका। तो फिर कैसे करें हम, कैसे करें हम? तो मैं आपको इसका छोटा रास्ता बता देता हूं, छोटा रास्ता बता देता हूं, सुनो ध्यान से। कैसे सॉल्व करेंगे? जनरलाइज फॉर्म के अंदर आपको बता देता हूं, मुंह जबानी कर लोगे, मुंह जबानी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सपोज ये 2 वेक्टर पैरेलल मैंने मान लिए, सपोज
ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे दी गई ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर आपको दे दिया गया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल, ऐसे मैंने बोल दिया। तो दे आर फोर, सुनो जरा ध्यान से, अब कुछ मत करना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स है उनका रेशो देखना है आपको। आई कैप का आई कैप के साथ ही रेशो देखिएगा, तो यहां आएगा ए एक्स अपॉन बी एक्स। जितना रेशो ये आया है आई कैप का, उतना ही रेशो अगर जे कैप का और के कैप का आता है तो वो पैरेलल है, दावे के साथ कह दीजिएगा। खत्म, खत्म, सवाल ही खत्म बच्चों। अब ये पैरेलल है कि नहीं, ये चेक कर लीजिए। ये अपॉन ये करना कितना है 1/2, -3 अपॉन -6 करना कितना है 1/2, 4/8 करना कितना है 1/2। खत्म, हो गए पैरेलल, रूल फॉलो हो गया ना भाई, तो दोनों पैरेलल हैं। पर यह हो सकता है बच्चों, ध्यान रखना, यहां पर मान लो प्लस और यहां माइनस होता तो रेशो क्या होता -1/2, पर यह आता +1/2। तो मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहे हैं पर साइन पलट गया, इसका मतलब डायरेक्शन अलग आ रही है, मतलब वो एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल भी चेक हो जाएगा, एंटी पैरेलल भी चेक हो जाएगा। साइन अगर अपोजिट आ जाए तो एंटी पैरेलल, पर अगर साइन भी सेम आ रहे हो, रेशो भी सेम आ रहा है तो पैरेलल है। क्लियर, मेरे हिसाब से पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए माना जाता है बच्चों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से पैरेलल को चेक करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो उसकी जगह पर हमने ये एक शॉर्ट रास्ता निकाल दिया है। इससे आप केवल कोएफिशिएंट्स का रेशो देख लीजिएगा, वो अगर सेम आ रहे हो, आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स का रेशो, तो 100% वो पैरेलल होंगे। चाहे फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लेना, आंसर वही आएगा आपका। क्लियर होगी बात? चलिए साहब, पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। अपन पॉइंट नंबर 5, एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट, जो हमारी फिजिक्स के अंदर बहुत जगह पर काम आएगा। जैसे रोटेशनल डायनेमिक्स जब आप पढ़ते हो बच्चों, तो वहां क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा आपको टॉर्क निकालने के अंदर, एंगुलर मोमेंटम निकालने के अंदर। कोई डिटरमिनेंट मेथड ही लगाना है, डिटरमिनेंट मेथड ही लगाना है आपको। तो अगर आपको टॉर्क कहीं पर कैलकुलेट करना पड़ रहा है, टॉर्क जिसको आप टॉ वेक्टर लिखते हो बच्चों, तो यह होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, मान लीजिए कि ये हमारा एक ओरिजिन रेफरेंस माना हुआ है आपने, ये एक्स वाई एक्सिस है, यहां कोई एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, आर वेक्टर, जो आपको आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दे रखा होगा, ठीक है। और इस पार्टिकल पर कोई एक फोर्स लग रहा है, मान लो यहां पर, वो फोर्स भी आपको वेक्टर फॉर्म में ही गिवन होगा, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में ही, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन पॉइंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, आर वेक्टर है, एफ वेक्टर आपके पास, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, टॉर्क आ जाएगा आपका, टॉर्क आ जाएगा आपका। सेम थिंग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये मेरा पहला पॉइंट,
ये दूसरी एप्लीकेशन। एंगुलर मोमेंटम को बच्चों हम या तो कैपिटल एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर एंड पी वेक्टर इज द लीनियर मोमेंटम वेक्टर। लीनियर मोमेंटम वेक्टर, तो आर क्रॉस पी करना है जस्ट लाइक एज ए टॉर्क। फोर्स का मोमेंट टॉर्क होता है, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है। तीसरा, मान लो कि कोई पार्टिकल हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट। ये हमारा उसका पोजीशन वेक्टर है, यहां पार्टिकल की पोजीशन है, और ये उसकी लीनियर वेलोसिटी है, और ये एक्सियल वेक्टर उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। आपको सवाल के अंदर पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा और ओमेगा वेक्टर भी दिया गया होगा, और आपसे पूछा जाएगा लीनियर वेलोसिटी वेक्टर। तो लीनियर वेलोसिटी आपको अगर निकालनी हो वी वेक्टर, तो आपको करना होगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आर क्रॉस ओमेगा मत कर देना इसको, ओमेगा क्रॉस आर। इसको ऐसे समझ लो, आप प्रैक्टिकली समझा देता हूं मैं आपको। सपोज ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरी फिंगर किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, यहां पार्टिकल इस जगह पर, ठीक है, यहां पर, तो ये पोजीशन वेक्टर होगा इस एक्सिस से, और ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रिवॉल्व हो रहा है ऐसे, तो मतलब इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ध्यान रखना। अगर आपने आर क्रॉस ओमेगा किया तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, आर से ओमेगा की तरफ, इधर ये है ओमेगा, ये आर वेक्टर, ये वी वेक्टर, तो अगर आप आर क्रॉस ओमेगा करोगे तो थंब आपका इधर जा रहा होगा और वेलोसिटी वेक्टर आगे जा रहा होगा, तो सेम डायरेक्शन में नहीं आया भाई, तो गलत आंसर आ जाएगा। ओमेगा क्रॉस आर करो, ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो थंब भी आगे, वेलोसिटी वेक्टर भी आगे की तरफ, तो ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। ऐसे ही आपको पोजीशन वेक्टर आर दे देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन दे देगा इसकी जगह पर अल्फा वेक्टर, और आपसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा जाता है चौथे नंबर पर। सर्कुलर मोशन के अंदर काम आएंगे ये सब चीजें। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको आप स्मॉल ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो, तो ए वेक्टर इक्वल टू बनेगा जो अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, सेम तरीके से। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा अल्फा क्रॉस आर। जैसे मैंने अभी आपको ओमेगा क्रॉस आर बताया, ऐसे अल्फा क्रॉस आर कर दो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये 4 एप्लीकेशंस हैं जो हमारी आगे चैप्टर्स में काम आने वाली हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पर ही आपको करनी होगी। बाकी एक तो मैंने पॉइंट आपको पहले ही बता दिया है कि दो वेक्टर अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा। अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कुछ नहीं करना है, हाफ कर देना है बस। दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालो, हाफ कर देना। अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो यही आपका काम आ जाएगा, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बता रखा है। ठीक है, ये तो बात हुई बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की। पर एक कंसेप्ट इसमें और आता है, क्योंकि एक सवाल पूछा गया था, उसको हालांकि हम कंपोनेंट मेथड से कर सकते हैं, कंपोनेंट मेथड से कर सकते हैं उसको, पर उससे पहले मैं आपको एक सवाल और कराऊंगा, मतलब 2 सवाल मैं करवाने वाला हूं, 2-3 सवाल मान के चलिए। ठीक है, करते हैं, चलिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आपको ऐसे दिया गया बच्चों की कोई मान लो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, मैं ऐसे ही बना रहा हूं आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझाने के लिए।
ये कोई एक वेक्टर आपको दिया गया है ए वेक्टर, ये आपको दिया गया है बी वेक्टर, और आपसे बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दे दिया गया सवाल में कि ए बी बाई 4 है भाई। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसा आपको बोल दिया है। बड़ा प्यारा सवाल है भाई। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ये एंगल वैलिड होगा बच्चों, ये थीटा आपसे पूछा जा रहा है सवाल के अंदर। तो यार हमें मालूम है कि ये दो वेक्टर्स इस ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि जब दो वेक्टर्स किसी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है बच्चों हाफ इनटू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर। तो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दे रखा है ए बी बाई 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई ए बी बाई 4 बराबर हाफ, और ये दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मतलब ए बी साइन थीटा। तो दिख रहा होगा आपको यार बच्चों कि ए बी से ए बी मर जाएगा, 2 से 4 2 बार मरेगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो 1/2 दिख रही होगी, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। आया समझ में? छोटा सा सवाल था पर बड़ा प्यारा सवाल था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट, ऐसा आपको दिया कि मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू है भाई 2, कॉमा मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू आपको दे दी 5 एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको दे दिया गया सपोज 8, और आपसे कहा फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये हो गया डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड देकर डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे हम, समझिएगा ध्यान से सॉल्यूशन को। मुझसे जो पूछा जा रहा है बच्चों उसका फॉर्मूला तो लिखो पहले, वो होगा ए बी कॉस थीटा। अब मुझे ए चाहिए बच्चों, वो तो दे रखा है मुझे 2, मुझे बी चाहिए, वो मुझे दे रखा है 5, पर मेरे पास थीटा नहीं है। तो फिर ये क्यों दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है भाई जब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है? तो अरे इसी से निकलेगा थीटा, इसी से निकलेगा थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। इसकी जगह पर ये लिख दिया, 8 की जगह ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10। तो साइन थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो 8/10 बनेगी, जिसको आप 4/5 लिख सकते हो। तो थीटा की वैल्यू आएगी 53 डिग्री। थीटा नहीं पूछा मुझसे यार, जरूरत पड़ रही है थीटा की, क्योंकि मुझे मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बनाता हूं बच्चों तो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो बेस की वैल्यू 3 आएगी, और 5 और 3 के बीच का एंगल ही 53 डिग्री होता है। चलो मुझे अब तो यहां पर वैल्यू रखनी है भाई, ए की जगह पर 2, बी की जगह पर 5, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/5। 5 से 5 को मार दीजिए, 6 हमारा आंसर होगा। ये भी एक अच्छा सवाल। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा दिया गया कि इफ √3 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये भी डॉट और क्रॉस के कॉम्बिनेशन का सवाल बना दिया है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर। √3 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है बच्चों? ए बी साइन थीटा। और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ए बी कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, ए से ए मरेगा, बी से बी मरेगा, यहां बचा √3 साइन थीटा और यहां बचा सिर्फ कॉस थीटा। कॉस को मैं अगर साइन के नीचे ले जाऊंगा तो tan थीटा बना देगा और √3 को इधर लाऊंगा तो 1/√3 बन जाएगा। यानी tan थीटा की वैल्यू 1/√3 हो गई तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। एक लास्ट सवाल करेंगे और ये वेक्टर का एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। क्वेश्चन ऐसे दिया गया बच्चों, 3 वेक्टर्स P वेक्टर, Q वेक्टर एंड R वेक्टर। 3 वेक्टर्स P वेक्टर, Q वेक्टर एंड R वेक्टर आर एक्टिंग एट 150 डिग्री एंड 120 डिग्री टू, या यो कहिए एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर इज 150 एंड Q वेक्टर एंड R वेक्टर इज 120 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मान लो ये P वेक्टर है बच्चों, ये Q वेक्टर है और ये एंगल दिया आपको 150 का, और Q वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल आपको दिया है उसने 120 डिग्री का। ये एंगल 120 डिग्री दिया है। तो मालूम है भाई, टोटल एंगल 360 का बनेगा तो रिमेनिंग एंगल 90 डिग्री का ही होगा। और आपसे बोल दिया फाइंड द रेशियो ऑफ P:Q:R। ये आपसे पूछ लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी साहब, ये बताइए आप। अब कैसे करें इस सवाल को, समझो। इसको करने के 2 तरीके हैं बच्चों मेरे पास। एक तो है कंपोनेंट मेथड, एक तो है कंपोनेंट मेथड। चलो पहले कंपोनेंट मेथड, क्योंकि हमने कंपोनेंट करना सीख रखा है इसलिए मैं आपको कंपोनेंट मेथड ही पहले बता देता हूं। ये तो मेरा P वेक्टर है बच्चों। अच्छा, ये सवाल जो था ना उसमें ये बोला गया था कि 3 फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस, 3 वेक्टर मतलब 3 फोर्सेस किसी एक पार्टिकल पर एक्ट हो रहे हैं। अब बोल रहा है कि अगर वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो PQR किस रेशो में है। एग्जैक्ट सवाल तो ये था, ठीक है। किसी पार्टिकल है, यहां पर कोई पार्टिकल है, उस पर ये 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं। तीनों फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं वो आपको बता दिया गया है कि P वेक्टर और Q वेक्टर मतलब F1 फोर्स, F2 फोर्स 150 पर है, F2 और F3 फोर्स 120 पर है। तो बताओ कि अगर वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इन तीनों फोर्सेस का रेशो बताइए, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मतलब होता है नेट फोर्स 0 होना, नेट फोर्स 0 होना। और यहां आपको दिया बच्चों R वेक्टर। यहां अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं बच्चों और यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ध्यान से देखो, P और Q के बीच का टोटल एंगल कितना है? 150 और ये एंगल कितना है? 90। तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 60। 90 + 60 150 होता है ना भाई। चलिए अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस Q को रिजॉल्व कर दूं, क्योंकि P तो हॉरिजॉन्टल है, R वर्टिकल है, केवल Q ही इंक्लाइंड पोजीशन पर है, तो इस Q के अगर कंपोनेंट किए जाएं तो Q का ये कंपोनेंट बनेगा Q cos 60
यानी कि Q/2, और इधर इसका कंपोनेंट आएगा Q sin 60, यानी कि Q√3/2 के बराबर। और इक्विलिब्रियम में है ये पार्टिकल, इसका मतलब कि इस P को बैलेंस कर रखा है Q√3/2 ने, और इस R को बैलेंस कर रखा है Q/2 ने। यानी P ने किसको बैलेंस किया बच्चों? Q√3/2 को। ठीक है, और R को किसने बैलेंस कर रखा है? Q/2 ने। अब रेशियो चाहिए आप ध्यान से देखो, P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q तो Q ही है भाई, और R की वैल्यू Q/2। अगर मैं इस पूरे रेशियो में से Q/2 को कॉमन लेकर हटा दूं तो यहां सिर्फ रह जाता √3। यहां Q था, /2 नहीं था, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 आंसर। कि PQR इस रेशियो में होंगे। ये तो मैंने सिंपल Q को रिजॉल्व किया और बैलेंसिंग मेथड लगा दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स जीरो। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल को बैलेंस कर ले, वर्टिकल वर्टिकल को बैलेंस कर ले, तो नेट फोर्स शुड बी जीरो। उसके बेसिस पर मैंने कर दिया। पर इसके अलावा बच्चों मैथमेटिक्स में एक थ्योरम आती है जिसका नाम होता है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, हालांकि वो मैथ्स में आती है, पर ठीक है, अपने को लगाना आना चाहिए। लामीज थ्योरम का प्रूफ नहीं दूंगा क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है यार बच्चों। क्या है सुनिए लामीज थ्योरम। ये तीन कोई भी इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R। P और Q के बीच का एंगल मान लो अल्फा, Q और R के बीच का एंगल मान लो बीटा, और P और R के बीच का एंगल मान लीजिए गामा। ठीक है, लामीज थ्योरम कहती है कि फोर्स अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल सब इक्वल होते हैं। फोर्स अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, जो रेशियो आएगा वो सभी फोर्सेस के लिए सेम होगा। यानी ये P और इसका अपोजिट एंगल कौन है? बीटा, तो साइन बीटा जितना बना उतना Q के लिए भी बनेगा, Q अपॉन अपोजिट एंगल गामा यानी साइन गामा, और R अपॉन अपोजिट एंगल अल्फा तो साइन अल्फा। ये सब बराबर होते हैं। यही लामीज थ्योरम कहलाती है बच्चों, यही लामीज थ्योरम कहलाती है। अब अगर मैं इस सवाल के अंदर लामीज थ्योरम को लगाता हूं, जो मैं यहां लगा देता हूं, चलिए मंदिर बना दिया आपके लिए। ठीक है, कुछ बचेगा तो मैं यहां लिख दूंगा, इधर समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, हाँ, वरना फिर बोर्ड साफ करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, तो समझिएगा ध्यान से। इस डायग्राम के अंदर मैं लगाता हूं लामीज थ्योरम, तो P अपॉन अपोजिट एंगल कितना है? 120। तो यहां आप लिखोगे P अपॉन साइन 120 बराबर Q अपॉन एंगल कितना है? 90। तो यहां लिखोगे आप Q अपॉन साइन 90 बराबर, मैं यहां लिख देता हूं बराबर को R अपॉन साइन 150। तो R अपॉन साइन 150 खत्म। देखो अब जरा ध्यान से, साइन 120 की वैल्यू आपको लिखनी है बच्चों, तो साइन 90 प्लस 30 लिखा जा सकता है, और टिग्नोमेट्री में सीखा होगा साइन 90 प्लस 30 कॉस 30। तो यहां पर आ जाएगा कॉस 30। ये Q अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1, यहां आ जाएगा कॉस 60। ठीक है, चलो अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं इधर,
कॉस 30 कितना होता है बच्चों? √3/2। √3/2, तो 2 पलटकर ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे रह जाएगा। यहां पर q/1, cos 60 की वैल्यू हाफ, तो ये 2r/1। ठीक, चलो पहले इन दोनों को पकड़ लो। तो Q की वैल्यू यहां से आपको, या P की वैल्यू निकाल लो यार, Q नहीं तो P निकाल लो। √3q/2। और अगर आपने इन दोनों को पकड़ लिया तो R की वैल्यू q/2। तो इस सवाल में देखो जरा, P की वैल्यू Q √3/2 और R की वैल्यू q/2 वही आ रही है। P की वैल्यू √3q/2, R की वैल्यू q/2, तो भैया रेशो निकालोगे तो यही आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए बच्चों, यहां पर होता है वेक्टर्स का दी एंड। सवाल करते रहिएगा क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका यूज आप काइनेमेटिक्स के अंदर भी देखेंगे, जबरदस्त तरीके से इसका यूज होने वाला है। तो इस वेक्टर के बाद हमारा अगला चैप्टर होगा काइनेमेटिक्स। ठीक है, उसके अंदर पहले ही आर्टिकल से वेक्टर का यूज चालू हो जाएगा। चलिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा और सवालों का अभ्यास करते रहिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।